फिर नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं इन अप्रोप्रिएट फाइनेंस, अपर्याप्त वित्त। इन अप्रोप्रिएट फाइनेंस का मतलब ये है कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव के अंदर जब फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, कार्यपालिका जब कोई भी काम करती है तो उसको करने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि वित्त की आवश्यकता होती है। बिना वित्त के कोई भी काम ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, धरातल पर उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम डायरार्की की बात करते हैं, द्वैत शासन में क्या सिस्टम था कि ये जो वित्त विभाग था वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड था, और उस पर कंट्रोल किसका था? गवर्नर का कंट्रोल था। मतलब जैसे हमने कहा कि सारे प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा था, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर फाइनेंस को रखा गया और उस पर कंट्रोल था गवर्नर का। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, लाइक लोकल गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, जब इन पर पैसा खर्च करना होगा तो वो पैसा कहां से आएगा? वो आएगा फाइनेंस से। लेकिन फाइनेंस पर कंट्रोल किसका? गवर्नर का और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो ये एक डिपेंडेंसी जिसको हम कहते हैं निर्भरता वाली बात, वो इस अधिनियम के अंदर हम देख सकते हैं कि डायरार्की के अंदर जब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किया गया तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स के कारण जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे वो पूरी की पूरी तरह से डिपेंड हो गए रिजर्व सब्जेक्ट्स पे काम करने वाली एग्जीक्यूटिव को लेकर। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उन सब पर तो काम करने वाली थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि गवर्नर के अंडर में थी, और उनके बीच में तो कोऑर्डिनेशन था क्योंकि वो सारे के सारे यूरोपियंस इंटरेस्ट को पूरा करने वाले थे। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम करने वाली एग्जीक्यूटिव थी उसमें इंडियंस थे गवर्नर को छोड़ के। तो ऐसे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के लिए अलग से कोई बजट नहीं रखा गया। ये पूरा का पूरा बजट प्राप्त करने के लिए किस पे डिपेंड थे? रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम करने वाली एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो ये एक और बात हम बता सकते हैं। दूसरा, जब भी बजट का एलोकेशन होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर बजट एलोकेट नहीं करते थे, बजट को आवंटित भी करते थे, लेकिन उस एलोकेशन के अंदर बायसनेस होती। बायसनेस का मतलब क्या? कि जो एरियाज ब्रिटिश एम्पायर के लिए ज्यादा महत्व रखते थे उस पर तो वो ज्यादा बजट अलॉट करते थे, लेकिन जिन एरियाज पर काम करते हुए इंडिया के या इंडियंस को बेनिफिट मिल रहा हो उन एरियाज के ऊपर वो ज्यादा, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम पर वो ज्यादा बजट एलोकेट नहीं करते थे। तो ये जो बायसनेस थी बजट के एलोकेशन में, उसके कारण भी डायरार्की के तहत जो एग्जीक्यूशन था पॉलिसीज का वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। और हम लोग कह सकते हैं कि जब एडिक्वेट बजट नहीं मिलता है, जब फाइनेंस अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, तो जो स्कीम्स इंडियन मिनिस्टर, इंडियन काउंसिल्स के अंदर, ये जो प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेचर थी उसके अंदर जो स्कीम्स लेकर आ रहे थे, उनके जो फंक्शंस थे वो पूरी की पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हुए, वो जनता तक बेनिफिट नहीं पहुंचा पाए। और इसमें जब उन्होंने गवर्नर के सपोर्ट लेने की कोशिश की तो गवर्नर का भी जो कॉपरेशन था वो उनको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नर का इंटरेस्ट किसमें था? ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट को पूरा करने में था। और आखिरी बात हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर की जो पॉलिसी थी वो डबल पॉलिसी थी। एक तरफ तो वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर एडिक्वेट बजट नहीं दे रहा था, जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा नहीं दे रहा था। और जब उसके अभाव में जब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाए तो उन मिनिस्टर्स की क्रिटिसाइज भी गवर्नर के द्वारा की गई और ये बताया कि देखो हमने आपको राइट्स तो दिए हैं लेकिन उन राइट्स को आप यूज करने में प्रॉपरली सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो ये एक और अलग अलग रीजंस हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए थे जिसने भी डायरार्की को फेल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट अगली बात हम लोग बता सकते हैं और वो है लेक ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मिनिस्टर्स। मंत्रियों के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। देखो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का निर्माण लेजिस्लेचर से होता है और पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव तौर पर लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसको एक प्रिंसिपल के रूप में हम जानते हैं कि एक साथ तैरना एक साथ डूबना। मतलब अगर एक मिनिस्टर गलती करेगा और उसके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है लेजिस्लेचर में, तो पूरी और वो पारित भी हो जाता है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। एक साथ चलते हैं और एक साथ समाप्त भी होते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक रूल है। और हम लोग कह सकते हैं कि उस समय भी इंग्लिश 1919 के एक्ट में जो डायरकी सिस्टम था उसमें किसी हद तक इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और इसीलिए जो इंडियन मिनिस्टर्स थे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे थे, वो कौन थे? वो उसी जो प्रांतों की जो लेजिस्लेचर थी उसी का पार्ट थे। तो उनको कलेक्टिव रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना था? उसी लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये जितने भी जो इंडियन मिनिस्टर्स थे जो कि लेजिस्लेचर काउंसिल से चुनकर आए थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब विद इन द इंडियन मिनिस्टर्स जो हस्तांतरित विषयों पर काम कर रहे थे, उनके बीच में समन्वय और सहयोग और जो विचारों की सामंजस्यता, मतलब जो आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, वो नहीं थी। कारण क्या था उसके पीछे? सबसे पहली बात कि जब गवर्नर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था, तो उसके लिए उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी कि वो पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करे, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक सजातीयता। यानी कि विधानमंडल में अलग अलग दल के नेता थे और अगर गवर्नर चाहता तो किसी भी दल के व्यक्ति को वो अपनी कैबिनेट के अंदर ले सकता था। राजनीतिक सजातीयता का मतलब क्या है कि जब मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है तो एक ही पार्टीज में से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि गवर्नर अलग अलग पार्टियों से भी मिनिस्टर्स को ले सकता था, और अलग अलग पार्टियों के लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, इसलिए उनके विचारों में एकता नहीं थी, उनके अंदर सामंजस्य का अभाव था। तो ये एक कारण कि उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आ सकी। और एक टीम वर्क के रूप में जो काम करना चाहिए था, चूंकि वो अलग अलग आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से थे, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमियां अलग अलग थी, इसीलिए वो एक दूसरे की आलोचना, चाहे वो टूल्स को लेकर हो, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर हो, उनके काम करने के तरीके को लेकर हो, ये इंडियन मिनिस्टर आपस में, जिसको हम कहते हैं टांग खिंचाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे रहे और एक दूसरे को की आलोचना करते रहे। तो जो टीम वर्क से काम होना चाहिए था इंडियन मिनिस्टर्स का ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर, वो टीम वर्क की भूमिका हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और हम लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नर जो था वो इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का हेड था। तो जो हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब कभी मिनिस्टर्स आपस में लड़ाएं तो वो उनके बीच में ब्रिज का काम करे, उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने का, उनके संघर्ष विवादों को हल करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाए। लेकिन गवर्नर अक्सर ऐसे समय पर बिल्कुल न्यूट्रल रहता था। रीजन, क्योंकि वो तो ये चाहते ही ये थे कि इंडियंस आपस में लड़ाए और ये जो काम इनको सौंपा गया है उनको इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाए, ताकि हमारा शासन, हमारे इंटरेस्ट बराबर बने रहें। तो ये ब्रिटिश जो इंटरेस्ट थे जिसको कि गवर्नर फॉलो कर रहा था, उसके कारण भी इन मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ, तो वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभा नहीं पाए। और यहाँ पर लास्ट बात हम लोग एक और इम्पोर्टेंट ये बात कह सकते हैं कि गवर्नर के साथ जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा महत्व दे रहे थे। अब देखो दोनों में अंतर है। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नर के द्वारा उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा था। तो कुछ मिनिस्टर्स क्या चाहते थे कि अगर हमने गवर्नर को खुश रखा तो हम इस पद पर बने रहेंगे, और अगर हमने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे गवर्नर नाराज हुआ तो हमें अपने पोस्ट से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसीलिए वो दूसरे मेंबर्स या दूसरे साथियों के साथ सहयोग करने की बजाय गवर्नर को खुश करने की नीति ज्यादा रखते थे। तो ये जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, मतलब मिनिस्टर्स की गवर्नर के प्रति जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने भी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश होने में सहयोग नहीं दिया। फिर अगला जो रीजन हम बता सकते हैं वो है नॉन डेमोक्रेटिक कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिकाओं का जो गठन हुआ था प्रांतों के अंदर, डायरकी के माध्यम से प्रांतों में जो विधायिकाओं की रचना या गठन था, उसको हम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। अलोकतांत्रिक का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम लोकतांत्रिक पद्धति को समझते हैं।
जब भी कभी लेजिस्लेचर का चुनाव होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि इसमें इसके मेंबर्स को जो इलेक्ट करने का मेथड हो वो डेमोक्रेटिक हो, अर्थात उस एरिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग के हो, उन सबको वोट देने का अधिकार हो। यानी कि इलेक्शन का तरीका डेमोक्रेटिक हो, जो रिप्रेजेंटेशन हो वो जनता के हर क्लास, हर कैटेगरी से हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। फिर ये जो लेजिस्लेचर है इसको प्रॉपर पावर भी मिलने चाहिए और उसको रेस्पॉन्सिबल भी बनाया जाना चाहिए। तो अगर ऐसी लेजिस्लेचर है तो उसको हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वे में चुनी हुई डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर है। लेकिन जब हम डायरकी सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पर डायरकी में जिस तरह से लेजिस्लेचर को अपॉइंट करने की बात की गई वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं थी। जो वोटिंग राइट्स था वो बहुत लिमिटेड वोटिंग राइट्स था, और वोटिंग राइट्स देने का मतलब क्या, आधार क्या था, बेस था एजुकेशन और पैसा। अगर कोई सोसाइटी का एलिट क्लास है जिसके पास पैसा है या जो एजुकेटेड है, तो वो ही वोट देने का राइट रखता था, बाकी उस दूसरे आम लोगों को वोट देने का राइट नहीं था। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और एक्सपांड किया और बाद में कम्युनल राइट्स को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। कम्युनल राइट्स का मतलब कि धर्म के आधार पर वोट देना। हम लोगों ने फीचर्स के समय इसको डिस्कस किया था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को मुस्लिम लोगों के द्वारा चुना जाएगा, सिख रिप्रेजेंटेटिव को सिख लोगों के द्वारा चुना जाएगा। उसी तरह मुंबई में मराठा और मद्रास के अंदर गैर ब्राह्मण समाज को एक अलग से वोटिंग राइट्स दिया गया। तो ये जो कम्युनल बेस पर जो वोटिंग राइट्स देने की या जो इलेक्शन का जो मेथड रखा गया, उसके आधार पर भी जो लेजिस्लेचर बनी उसको हम अनडेमोक्रेटिक कह सकते हैं। फिर एक और चीज की, जो नॉमिनेशन का प्रोसेस था, आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने बात करी थी कि एक बड़ा नंबर जो था लेजिस्लेचर के अंदर, वो बड़ा नंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स का था। गवर्नर जो ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको भी अपॉइंट कर सकता था, जो यूरोपियन थे उनको भी नॉमिनेट कर सकता था। और जब गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति आते थे लेजिस्लेचर के अंदर, तो उनका इम्पैक्ट, उनका और उनकी जो काम करने की जो शैली थी वो ज्यादा इफेक्टिव होती थी, क्योंकि वो गवर्नर के ज्यादा क्लोज में होते थे। तो ये इस बेस पे नॉमिनेशन के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो प्रांतों की जो विधायिकाएं थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, उनका कॉम्पोजिशन जो था वो नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था। इसी तरह से जब जो कार्यपालिका थी वो भी अनुत्तरदायी थी। संसदीय पार्लियामेंट व्यवस्था में हम क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी की पूरी लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन ब्रिटिश इस 1998 में जब एग्जीक्यूटिव का निर्माण तो लेजिस्लेचर से हो रहा था, लेकिन वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, वो व्यक्तिगत रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। ये तो थी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात। लेकिन जब हम बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स की, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर बिल्कुल भी इस लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कहने का मतलब इस लेजिस्लेचर को उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर कंट्रोल रखने का राइट ही नहीं था। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेस्पॉन्सिबल ही नहीं थी, अकाउंटेबल ही नहीं थी, मतलब ना तो वो जवाबदेही उसके पास थी, न ही उत्तरदायित्व उसके पास था। तो जब ये दोनों ही चीजें नहीं होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि विधायिका उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहां तक कि इन विधायिकाओं के संबंध में निर्णय लेने का जो राइट था वो भी गवर्नर के पास था। वो चाहता तो बिल पास होता, वो चाहता तो कोई बिल पास नहीं होता। तो गवर्नर की जो निरंकुश शक्तियां थी उसने भी इन प्रांतों की लेजिस्लेचर की पावर्स को रिड्यूस किया या उनको ज्यादा प्रभावहीन नहीं बनने दिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था ज्यादा इफेक्टिव या सक्सेसफुल नहीं रही। लास्ट बात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डायरकी का जो सिस्टम 1999 के एक्ट के द्वारा लाया गया और 1921 के अंदर जो इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि इसको लाने का, इसको एग्जीक्यूट करने का जो समय था वो प्रॉपर समय नहीं था। क्यों समय नहीं था, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। किसी भी जब नए सिस्टम को लाते हैं तो जरूरत क्या होती है कि उस सिस्टम को जिन लोगों के ऊपर लाया जा रहा है, जिन लोगों के कॉपरेशन से वो सिस्टम चलाया जा रहा है, उनके बीच में
विश्वास होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। मतलब जनता के बीच में एक ऐसा ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जनता जील के साथ, बहुत उत्साह के साथ उस नए सिस्टम को अडॉप्ट करे और उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन रखे। लेकिन जब डायरकी 1921 के अंदर आया तो इन सब चीजों का इंडियन सोसाइटी के अंदर हम कह सकते हैं कि एक लेक था, एक अभाव था। ना तो लोगों का ब्रिटिश शासन में विश्वास था, ना सहयोग था और ना सद्भाव था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय तीन बड़े मूवमेंट, तीन बड़े इंसिडेंट जिसको हम कह सकते हैं रहे। एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, दूसरा 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी समय 1920 के अंदर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन चला। और जब ये तीन बड़े इंसिडेंट और मूवमेंट हुए तो इन तीनों का परिणाम क्या था कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों में एक प्रकार का बहुत बड़ा असंतोष था, नाराजगी थी। और इसीलिए नॉन कॉपरेशन के अंदर जब बाइकआउट का या जो स्वदेशी का मूवमेंट चला तो उसने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करने की नीति को भी प्रोत्साहित किया। हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो इंडियंस के अंदर जो माहौल था वो ब्रिटिश शासन के प्रति प्रॉपर कोऑपरेशन का माहौल नहीं था। तो जब शासन को चलाने के लिए उचित माहौल की जरूरत होती है तो वो माहौल जब नहीं था तो इस व्यवस्था का फेल होना पूरी तरह से जायज था। तो ये कुछ रीजन थे, 8-9 बातें जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी वो द्वैत शासन की व्यवस्था असफल सिद्ध हुई।